Assalamualaikum. Welcome again to the next lecture of collisions. तो बेटा प्रीवियस कुछ क्लासेस से हम लीनियर मोमेंटम की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से या बोर्ड के लिहाज से भी। कोलिजन्स बेटा इसको कहते हैं हम। तो बेटा इस कोलिजन्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फ़िज़िक्स में कोलिजन किसको कहते हैं हम, और हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ कोलिजन्स हैं, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक क्या होता है, या एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बेटा अभी तक डिस्कस करी है और आज की क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने सीखे हैं उनको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, आपको सिखाएंगे कि जो हमने आज तक सीखा है इस कोलिजन्स के रिलेटेड, जो फिज़िक्स हमने सीखी है रिलेटेड टू कोलिजन्स, जो रूल्स जो लॉज हमने पढ़े हैं उनको कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लाएंगे उनको, और कैसे हम जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी न्यूमेरिकल है कैसे हम उसको बेटा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि हमारे पास दो तरह के कोलिजन्स हैं। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जनरली हम दो टाइप्स ऑफ कोलिजन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से डिस्कस करते हैं, या इम्पैक्ट के लिहाज से हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कोलिजन्स हैं। जनरली मैंने आपको बेटा टाइप्स ऑफ कोलिजन्स पढ़ाए हैं, एक तो इलास्टिक और इन इलास्टिक। दोज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ कोलिजन्स एंड दैट बेसिक डिवीजन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी। आपने सीखा है कि जब कोलिजन होता है दो बॉडीज़ के बीच में तो तीन चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ही ख्याल रखना है। एक तो टोटल एनर्जी है, दूसरा है टोटल लीनियर मोमेंटम, और तीसरी है बेटा काइनेटिक एनर्जी। और हमने ये सीखा है कि कोई भी कोलिजन हो, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा बिफोर कोलिजन। जो वैल्यू है टोटल एनर्जी का वही आफ्टर कोलिजन के बाद भी आएगा। इसी तरह बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अगर आप मोमेंटम देखेंगे, लीनियर मोमेंटम चेक करेंगे, वो सेम रहेगा। तो ये कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग कोलिजन, इसमें कोई चेंज नहीं होती है। पर एक पैरामीटर ऐसा है जो चेंज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोलिजन कांस्टेंट रहेगी, मतलब कंजर्व रहेगी बिफोर कोलिजन, जो दो बॉडीज़ की टोटल काइनेटिक एनर्जी है, अगर आफ्टर कोलिजन भी उन दो बॉडीज़ की वही काइनेटिक एनर्जी है, टोटल की बात मैं कर रहा हूँ, तो बेटा ऐसे कोलिजन्स को हमने जनरली नाम दिया था इलास्टिक कोलिजन्स। अब अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं रह रहा है, मतलब लॉस हो रही है काइनेटिक एनर्जी, या इन सम केसेस इट में इवन काइनेटिक एनर्जी में बी गेन्ड, तो बेटा ऐसे कोलिजन्स को जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज हो जाती है, तो ऐसे कोलिजन्स को हम नाम दिया था हमने इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। ठीक है, तो जो डिफाइनिंग फैक्टर है बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक दैट इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी। पर बेटा यहाँ पे मैं बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ मोशन, या आप इम्पैक्ट कह सकते हैं, इम्पैक्ट ड्यूरिंग कोलिजन, उस हिसाब से हम कोलिजन्स को फर्दर डिवाइड करेंगे दो टाइप्स में। ये जो हम आज टाइप्स पढ़ेंगे ना, दीज आर नॉट एक्चुअली कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। एक कोलिजन, एक टाइप को हम बेटा नाम देते हैं बेटा हेड ऑन कोलिजन, जैसे कि नाम ही डिपिक्ट करता है हेड ऑन कोलिजन। दूसरे टाइप ऑफ कोलिजन को हम बेटा नाम देते हैं ऑब्लीग कोलिजन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे ये डिस्कस करूँगा ताकि आसानी हो जाए। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अलग अलग टाइप पे हम अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो कोलिजन के आज के इस क्लास में हम दो केसेस या दो टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक को बेटा हम कहेंगे हेड ऑन कोलिजन, और दूसरे को हम कहेंगे बेटा ऑब्लीग कोलिजन। ठीक बेटा, हेड ऑन कोलिजन अगर आप इसका मायने ही निकालेंगे, बेसिक मीनिंग निकालेंगे, तो हेड ऑन, अगर दो बॉडीज की जो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है ना वो सेम है,
और फिर जब कोलिजन हो जाता है एंड आफ्टर कोलिजन अगर उनकी जो लाइन ऑफ मोशन है वो फिर से वही है, मतलब इफ द बॉडीज आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन एंड देन दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन दे आर अगेन मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, हाँ उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है या सेम हो सकती है, पर जो इनकी लाइन है ना, लाइन ऑफ मोशन, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इफ दिस इज द केस तो ऐसे कोलिजन्स को हम नाम देते हैं हेड ऑन कोलिजन। यू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसे, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है बेटा। अगर ये बॉडी है तो ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है, ये इस लाइन में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बॉडी है और ये जो बॉडी है ना बेटा, ये भी इसी लाइन में मूव कर रही है और कुछ टाइम के बाद ये दो बॉडीज कोलाइड करेंगी। मान लो यहाँ पे इन्होंने कोलाइड कर लिया, ठीक है। तो जब इन्होंने कोलाइड कर लिया तो फिर से यही लाइन ऑफ मोशन जो है बेटा, इसी लाइन के अलोंग ये दोनों बॉडीज मूव करेंगी। अब चाहे इन दो बॉडीज में से कोई रेस्ट पे है या कोई मूव कर रही है, इट हार्डली मैटर्स, बट द बेसिक पॉइंट इज ड्यूरिंग कोलिजन ये जो लाइन है ना, दिस लाइन ऑफ मोशन, इट शुड नॉट चेंज, इट शुड नॉट चेंज। अगर ये रेस्ट में है, दिस इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन एंड आफ्टर कोलिजन आइदर ऑफ द टू बॉडीज इज मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। इस लाइन, ये जो दो बॉडीज है ना, इस लाइन के अलावा ये किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं करनी चाहिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आए, इसी डायरेक्शन में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे शुड नॉट मूव एट सर्टेन एंगल विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। सो इफ ड्यूरिंग कोलिजन द लाइन ऑफ एक्शन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द लाइन ऑफ मोशन रिमेन सेम, ऐसे कोलिजन को हम नाम देते हैं हेड ऑन कोलिजन, डायरेक्टली कोलाइड होना, ठीक है। अब दूसरा हमारा है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन मान लो बेटा ऐसे है, ये बॉडी एक है, ये ऐसे जा रही है, दूसरी बॉडी यहां से आ रही है। अब देखो, अगर आप इनकी लाइन ऑफ मोशन देखेंगे ना, तो ये इस लाइन में जा रही है, ठीक है बेटा, तो ये इस लाइन में जा रही है, तो इनके लाइन ऑफ मोशन जो है ना वो ऑलरेडी डिफरेंट है। अब यहाँ पे इन्होंने कोलाइड कर लिया, कोलिजन होने के बाद मान लो एक लाइन यहां से चली गई, दूसरी बॉडी यहां से चली गई, तो यहां और यहां बेसिक डिफरेंस आप समझ रहे होंगे क्या है। यहां एक ही लाइन के अलोंग सब कुछ होता है, कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद और कोलिजन, हर एक इवेंट जो है ना सेम लाइन पे हो जाता है। पर यहां पे लाइंस डिफरेंट है, एक बॉडी एक डायरेक्शन में आ जाती है, फिर दूसरी बॉडी दूसरी डायरेक्शन में आ जाती है। डायरेक्शन का मतलब है कि लाइन सेम नहीं है, फिर कोलिजन हो जाता है और कोलिजन के बाद मतलब बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो ऐसे कोलिजन्स को हम नाम देंगे दीज ऑब्लिक कोलिजन्स। यू अंडरस्टैंड, दिस इज ए वन डायमेंशनल कोलिजन एंड दिस इज ए टू डायमेंशनल कोलिजन, इट कैन बी थ्री डायमेंशनल ऑल्सो, मतलब यहाँ पे खाली एक डायमेंशन इन्वॉल्व हो रहा है। इट कैन बी एक्स एक्सिस, इट कैन बी वाई एक्सिस, इट कैन बी जेड एक्सिस। अगर बॉडी, दो बॉडीज अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही हैं, फिर कोलिजन हो गया और कोलिजन के बाद फिर से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही हैं, तो एक ही, अगर इसमें एक ही कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहा है तो उनको हम, उन ऐसे कोलिजन्स को हम नाम देते हैं हेड ऑन कोलिजन। अब अगर आपके कोलिजन के दौरान आपके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो रहा है, मे बी एक्स वाई, मे बी वाई जेड, मे बी एक्स वाई जेड समटाइम्स, सो वी कॉल दोज टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, उनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा ऑब्लिक कोलिजन। अब इलास्टिक और इन इलास्टिक जो है ना बेटा, उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। तो यहां पे जब हम इक्वेशंस लिखेंगे ना, तो बेसिकली यहां पे एक ही डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, हेड ऑन कोलिजन में एक ही डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। तो ऑब्लिक कोलिजन में हम जब मान लो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे या कोई और इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस अवेलेबल होंगी। तो हमको देखना है कि ये जो हम इक्वेशन या ये जो लॉ हम यूज कर रहे हैं ना, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं यूज। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हेड ऑन में तो एक ही डायरेक्शन है। तो सो दिस इज ए वन डायमेंशनल कोलिजन एंड इट कैन बी 2D और इट कैन बी 3D. You understand? So this is a basic difference, one dimensional collision and two dimensional or three dimensional collision. This is head on, this is oblique collision. अब basically जब हम problem solve करेंगे, आज की इस क्लास में मैं ज़्यादा ये head on या one dimensional collisions पे आपको problem solve करवाऊंगा। तो इस वाले केस पे ऑब्लिक कोलिजन्स पे बेटा हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। पर याद रखेंगे ये इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल भी हो सकता है, इट कैन बी टू डायमेंशनल। मतलब इलास्टिक कोलिजन कैन बी हेड ऑन, इट कैन बी ऑब्लिक,
ऐसा नहीं है, ये खाली डायमेंशन के हिसाब से डिफरेंस है। बाकी कॉन्सेप्ट या काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से जो डिफरेंस है ना फंडामेंटल, दैट इज इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बेटा लिखता हूँ और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब सॉल्यूशन नहीं है। मैं आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, क्योंकि हर बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको कोई प्रॉब्लम दिखाता हूँ तो प्रॉब्लम दिखाने का बेसिक पर्पस सॉल्यूशन नहीं होता कि आप सॉल्यूशन देखिए क्या आंसर निकाला सर ने, नहीं। बेसिक मकसद होता है कि आप देखिए कि इस प्रॉब्लम में मैंने कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ किया और कैसे हमने बेटा रिजल्ट निकाला, फिजिक्स को कैसे यूज़ किया, कैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स को मिला के हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है बेटा, तो कॉन्सेप्ट पे आप ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग है तो कोई भी प्रॉब्लम आप फिर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई ऑलवेज रिपीट दिस थिंग दैट द फर्स्ट प्रियोरिटी शुड बी द कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है फिर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स कीजिए, तो बेटा कोई भी अगर आपके पास फिर प्रॉब्लम है यू कैन सॉल्व दैट थिंग। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूँ और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैं बेसिकली वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है बेटा, ओके। तो चलो बेटा, ये बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा, एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही सादा क्वेश्चन है ये। इसको हम सॉल्व करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि कोलिजन में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे जो हमने अभी तक पढ़ा है कॉन्सेप्ट, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलो पहले बेटा इसको पढ़ता हूँ। Two bodies of masses 2 kg and 3 kg are moving along the same direction with velocities 10 मीटर पर सेकेंड and 6 मीटर पर सेकेंड। सो आपके पास दो बॉडीज हैं, एक का मास 2 kg है, दूसरे का मास 3 kg है, एंड दोनों बॉडीज जो है ना बेटा ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो दिस इज ए वन डायमेंशनल कोलिजन और यू कैन से दिस इज एन हेड ऑन कोलिजन। ठीक, वेलोसिटीज दोनों बॉडी की दी है, 2 kg की बेटा वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड 3 kg की जो वेलोसिटी है दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी से तेज मूव कर रही है, तो तभी जाके ये कोलाइड करेगी आगे जाके। ठीक है, आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड इलास्टिकली, कुछ टाइम के बाद ये कोलाइड करेंगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलास्टिकली लिखा है, इसका मतलब जो कोलिजन होगा ना वो इलास्टिक कोलिजन होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा एक प्रॉब्लम में कि ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है? तो बेटा या तो जनरली दिया होगा, लिखा होगा इलास्टिकली और इन इलास्टिकली, या अगर ये नहीं लिखा है या तो फिर बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू दिया होगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 है जैसे कि आपने पढ़ा है तो उससे आपको पता चल जाएगा ये इलास्टिक कोलिजन है। अगर 1 के अलावा कोई और वैल्यू है तो आप पता चलेगा आपको कि ये इन इलास्टिक कोलिजन। फिलहाल यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है इलास्टिक कोलिजन, तो इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 है, आप वो खुद लेंगे। तो हमको क्या निकालना है? फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। आपको देखना है कि जब ये कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद इनकी जो फाइनल वेलोसिटीज है ना, या कोलाइड करने के बाद ये दो बॉडीज किस वेलोसिटी के साथ या किन वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगी। ठीक है, तो देखो बेटा मैं एक बेसिक सी डायग्राम बनाता हूँ ताकि ये जो मैंने लिखा यहाँ पे ये थोड़ा समझ आ जाए। ये बेटा एक बॉडी है, पहली बॉडी है बेटा 2 kg, इसका मास है, और ये लाइन बनाता हूं मैं, ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है 3 kg। ठीक, इन दोनों की वेलोसिटीज दी है 10 एंड 6। मैं लिखता हूं इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड अलोंग द सेम डायरेक्शन। अब चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे इन दोनों ने कोलाइड कर लिया। ठीक है, तो ये इलास्टिक कोलिजन है, मैं लिखता हूं इलास्टिक कोलिजन। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है बेटा तो E का जो वैल्यू है ना वो 1 है। E इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये हमने सीखा है पिछले क्लास में। और इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो बॉडीज फिर से सेपरेट होंगी, ये बॉडीज अलग से फिर मैं दिखा रहा हूँ, ये यही बॉडी है 2 kg एंड 3 kg। कोलिजन होने के बाद फिर से अलग अलग होंगी। ये एक ही केस में बेटा बॉडीज इकट्ठे मूव करती हैं कोलिजन होने के बाद, उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, सॉरी। उस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन को कभी कभी हम नाम देते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी। इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक इज सेम, बट इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है बेटा,
तो लेट अस सपोज इसकी जो वेलोसिटी है ना आफ्टर कोलिजन, उसका हम नाम रखेंगे v1 और इसका नाम हम रखेंगे v2, एंड ये दोनों वेलोसिटी जो है लेट अस सपोज दे आर अगेन पैरेलल टू ईच अदर। तो इन दो वेलोसिटीज का हमें निकालना वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, दो बॉडीज हैं, मास दिया है उनका, उनकी वेलोसिटीज दी है, ये कोलाइड करेंगी, इलास्टिकली कोलाइड करती हैं, तो कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, ये इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखो बेटा, हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना कोलिजन में, आप याद रखेंगे मैथमेटिकली हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जिनसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब 3 इक्वेशंस हम बना सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक इक्वेशन बेटा हम बनाएंगे लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन बनाने का मतलब है, क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी कोलिजन हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम टोटल बॉडीज या टोटल मोमेंटम जो बॉडीज का होगा वो सेम रहेगा। तो एक इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, आप बिफोर कोलिजन इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम ऐड करिए, वेक्टर ऐड करिए, और आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज का मोमेंटम निकालिए, दोनों को इक्वेट करिए, तो एक इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं कि एक तो इक्वेशन आपकी बनेगी मोमेंटम की इक्वेशन, ठीक। दूसरी इक्वेशन बेटा आप बना सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मैंने आपको फॉर्मूला बताई है। दिस इज बेसिकली द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जिसको मैंने ऐसे लिखा था प्रीवियस क्लास में, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, अगर याद होगा बेटा आपको। तो ये बेटा एक पैरामीटर है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। अगर मान लो आपकी इनिशियल वेलोसिटीज दी है, u1 u2 का वैल्यू दिया है और v1 v2 आपको निकालना है, और अगर आपको पता है कि ये टाइप ऑफ कोलिजन कौन सा है, तो e का वैल्यू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या अगर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो कभी कभी दिया होगा, तो इस फॉर्मूला से एक और इक्वेशन आपकी बन जाएगी, एक और इक्वेशन बन जाएगी। मैं आपको मैथमेटिकल फिजिबिलिटी सिखा रहा हूं कि कौन कौन सी कैसे कैसे आप इसमें मैथमेटिक्स इनकॉर्पोरेट करवा सकते हो, कैसे कैसे इक्वेशन आप बना सकते हो। तो एक इक्वेशन आप बनाओगे लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन, हाँ, एक इक्वेशन आपकी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बनेगी, और एक और इक्वेशन बेटा बन सकती है, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की भी एक इक्वेशन बन सकती है। देखो बेटा, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो आपको पता है इलास्टिक कोलिजन में तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन्स को हम कहते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। हाँ, तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन दिया है तो आप इन दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो, उसको ऐड कर लो, फिर इन दोनों की निकालो, उसको भी ऐड कर लो। तो एज पर द रूल जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो फाइनल होनी चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट करके आपकी एक और इक्वेशन बन गई है। तो टोटल मिला के आपके पास बेटा 3 इक्वेशंस हैं। अब अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन है और अगर आपके पास दिया है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इतना हुआ है, तो वहां से भी आप लॉस को, आपको तो पता है लॉस कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज लॉस। अब अगर वो लॉस दिया है कितना हुआ है, तो वहां से भी काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन बनेगी। फिर उन इक्वेशंस को बेटा आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा जो भी आपको निकालना है। तो जनरली आप देखेंगे, याद रखेंगे, कोलिजन में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप 3 चीजें ध्यान में रखेंगे, 3 चीजें बेसिकली आप माइंड में रखेंगे जिनसे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एक तो लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, इनिशियल और फाइनल को इक्वेट करना है, ठीक है। अब अभी ये हेड ऑन कोलिजन पढ़ रहे हैं हम, 1 डायमेंशनल कोलिजन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन है, तो इनिशियल और फाइनल डायरेक्ट वेक्टर एडिशन कर लो। अब अगर ये 2 डायमेंशनल कोलिजन होगा या ऑब्लिक कोलिजन होगा, तो तब जाके आपको, जब आप मोमेंटम की इक्वेशन लिखेंगे ना, मोमेंटम कंजर्वेशन की, इनिशियल और फाइनल को इक्वेट करेंगे, वहां जाके आपको ख्याल रखना है कि आप कौन सी डायरेक्शन ले रहे हो। मतलब अगर आप इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो उसको आप इक्वेट करेंगे फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस के साथ। इसी तरह अगर आप इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस लेंगे, उसको आप इक्वेट करेंगे फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस के साथ। तो अगर 1 डायमेंशनल कोलिजन है तो एक्सिस तो एक ही है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, या तो दोनों की डायरेक्शन सेम है या तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अगर सेम है तो माइनस होगा, अगर अपोजिट है तो प्लस होगा।
यू अंडरस्टैंड, वो मैं अभी दिखाऊंगा कैसे। तो इसी तरह एक इक्वेशन मोमेंटम की बन जाएगी, एक इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बन जाएगी, और कभी कभी काइनेटिक एनर्जी की भी इक्वेशन बन सकती है। तो अगर आपको दो वेरिएबल्स निकालने हैं तो आपको तो दो ही इक्वेशंस यूज करने हैं, तो दो इनमें से आप दो चूज कीजिए, तो उन दो इक्वेशंस को लिखिए, फिर सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एक तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक तो हम करेंगे यूज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का भी कर सकते हैं, हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और काइनेटिक एनर्जी का भी कर सकते हैं। पर अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी में बेटा 1/2 mv² आता है, मतलब u², तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है। ये दो लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, तो बेटर है कि हम दो लीनियर इक्वेशंस को ही चूज करें। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। चलो देखो, अब देखो बेटा, तो पहले मैंने आपको बताया कि पहली इक्वेशन आप बनाइए मोमेंटम की। कैसी इक्वेशन बनाएंगे? कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक, इनइलास्टिक, ओब्लिक, 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, हेड ऑन, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर होगा। मतलब initial momentum before collision and final momentum after collision, it will always be same, it will always be equal। पर याद रखेंगे momentum is a vector quantity and when you add two momentas you have to add them vectorially। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अब इसका इनिशियल मोमेंटम, कोलिजन से पहले आप मोमेंटम निकालिए, तो इसका निकालेंगे अलग, इसका अलग से, फिर दोनों को ऐड करेंगे। मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम किसके बराबर होता है? लीनियर मोमेंटम की फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अब देखो यहाँ, इसका जो लीनियर मोमेंटम है ना बेटा, वो कितना आएगा? इसका मास है 2, इसकी वेलोसिटी है 10, सो 2 × 10। तो इनिशियल मोमेंटम इस बॉडी का मैं लिखूंगा बेटा, दैट इज 2 × 10। ठीक, शाबाश। अब इस बॉडी का बेटा मोमेंटम बताओ मुझे। इसका है 6, इसका है 3, मास है 3 kg, वेलोसिटी है 6। ठीक है, अब इन दो बॉडीज का जो मोमेंटम है या इन दो बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन सेम है ना बेटा। अगर वेलोसिटी सेम है तो दोनों मोमेंटास को हो जाएगा ना बेटा ऐड। यू अंडरस्टैंड? इट्स अ वेरी सिंपल एंड बेसिक पॉइंट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन बेटा सेम है तो एंगल कितना आएगा दो वेक्टर्स के बीच में? 0। और जब एंगल 0 होता है तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b होता है ना बेटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। यू अंडरस्टैंड? द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 0 इज सिंपली इक्वल टू द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, दैट इज a प्लस b। तो वही डायरेक्टली हम यूज करेंगे। अगर दो बॉडीज की डायरेक्शन सेम है तो a प्लस b, अगर अपोजिट है तो a माइनस b, क्योंकि अपोजिट में एंगल 180 डिग्री आता है। तो वेक्टर अलजेब्रा में आपने सीखा है कि तब जाके जो बेटा इक्वेशन बन जाती है वो a माइनस b बन जाती है। तो ठीक है बेटा, तो इन दोनों का मोमेंटम अभी ऐड होगा। इसका मोमेंटम 2 × 10, इसका मोमेंटम 3 × 6, मैं लिखूंगा प्लस 3 × 6। बेटा ये हमारा आ गया इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम, इसका मास 2, इसकी वेलोसिटी v1, तो इसका मोमेंटम आएगा 2 × v1, तो मैं लिखूंगा 2v1। अब इसका मोमेंटम 3 × v2, मास 3, वेलोसिटी v। अब दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम है, तो मैं लिखूंगा बेटा प्लस 3v2, सो विच इंप्लाइज। ठीक है बेटा, देखो ये 2 10s 20, 3 6 18, 20 प्लस 18 दैट इज 38। 38 इज इक्वल टू ट्वाइस v1 प्लस 3 टाइम्स v2। ये आपकी बन गई एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हाँ, वेरिएबल कौन कौन है आपके पास? एक तो v1 है, दूसरा है v2। ठीक है, तो ये आपने मोमेंटम की इक्वेशन या मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है ना, मोमेंटम का जो लॉ है उसको अप्लाई कर लिया और एक इक्वेशन आपने बनाई। अब आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन देखिए। देखो बेटा ये एक इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो आप डायरेक्ट ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 है। तो आप बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की फॉर्मूला बताओ मुझे क्या है? दैट इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ठीक है बेटा, शाबाश, जरा इसको अप्लाई कर लो। तो यहाँ इस केस के लिए बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मैं वैल्यू देता हूँ 1, e के बदले 1 लेता हूँ मैं। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू v2, सो दिस इज v2, दिस इज v1। तो डायरेक्शन सेम है, ये फॉर्मूला का माइनस है बीच में। ठीक है, याद रखो ये फॉर्मूला का माइनस है बीच में।
अब अगर v1 और v2 की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना बेटा, तो ये बीच में बनेगा प्लस। देखो यहां पे v2, अगर ये वाली अब डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, बीच में जो माइनस है ना, ये आपको रखना ही रखना है, ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से आता है। अब v2, अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो v2 हम पॉजिटिव लेंगे। अब अगर ये बॉडी मान लो इस डायरेक्शन में आ गई, कोलिजन होने के बाद ये बॉडी इस डायरेक्शन में आ गई, तो v1 बनेगा ना बेटा माइनस, ये माइनस बनेगा, ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो तब जाके ये प्लस बनेगा, ये आप याद रखेंगे। जैसे अगर ये दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं फिर कोलाइड करेंगी, तो बेटा यहां पे ये माइनस बन जाता, ठीक है। पर जब आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की फॉर्मूला लिखेंगे, देखो u1, ये u1 है, ये u2 है, u1 है, ये u2 है, u1 ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, u2 ये भी इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बीच में माइनस ही आएगा। पर अब अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक, u1 तो पॉजिटिव आएगा, बीच में माइनस, इसको ऐसे ही रखो, u2 का वैल्यू अपोजिट आएगा ना माइनस, तो वो ये अलग से माइनस लिखना पड़ेगा आपको, तो वो माइनस फिर मिला के बनेंगे बीच में प्लस, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैं अभी फिर से सॉल्व करता हूं डायरेक्शन में अपोजिट। फिलहाल ये आप यहां से देखो बेटा, हम दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करके, और ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक फॉर्मूला है। So this is v2 minus v1 divided by u1 minus, this is velocity of separation, this is velocity of approach, this is relative velocity। अब v2 minus v1 ये तो हमें पता नहीं है, इनको निकालना, तो इनको ऐसे ही लिखेंगे, e का वैल्यू मैंने 1 लिखा तो 1 ऐसे ही रखूंगा मैं, तो v2 minus v1 को ऐसे ही लिखूंगा, v2 minus v1 डिवाइड u1 minus u2 का बेटा वैल्यू है ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 है, एंड u2 इसकी कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी वो 6 है, तो ये 10 है बेटा। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो ये 10 माइनस ये 6, ठीक। जरा बेटा इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा बेटा क्या, 4 इज इक्वल टू, हाँ, दैट इज v2 माइनस v1। अब देखो बेटा ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने तो 10th क्लास में या 9th क्लास में सीखा है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये दो इक्वेशंस आपकी बन गई ना, दिस इज वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज वन मोर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपके पास 10th में बहुत सारे मेथड आपने सीखे हैं, सबस्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी मेथड आप यूज करना चाहेंगे इन दोनों को सॉल्व करिए और वहां से आपका v1 और बेटा v2 का वैल्यू आप निकाल सकेंगे, ठीक है। इसके बाद तो ये 10th क्लास का काम है, 10th क्लास में आपने सीखा, यू कैन फाइंड आउट द आंसर। मैं खाली यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने आपको एक तो इक्वेशन बना के दी आपको लीनियर मोमेंटम से, और दूसरी इक्वेशन बना के दी आपको बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। देखो मैं आपको इलास्टिक कोलिजन में आप काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है ना, तो इलास्टिक कोलिजन में एक और इक्वेशन आप बना सकते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो वो भी आपको बना के देता हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में तो सेम रहती है इनिशियल और फाइनल। तो बताओ इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी, यहां पे आपको डायरेक्शन नहीं देखनी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है ना, डायरेक्शन जो भी है ऐसे है अपोजिट है सेम है, काइनेटिक एनर्जी सिंपली ऐड करना है आपको, ठीक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv², मास है इसका 2, वेलोसिटी है 10, सो 10², ठीक, प्लस बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2, मास है 3 और वेलोसिटी है 6²। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक। अब फाइनल इन दोनों को ऐड कर लो, फाइनल क्या आएगा बेटा, 1/2, मास है बेटा 2 और वेलोसिटी का नाम हमने रखा है v1² प्लस 1/2, मास है बेटा 3 और वेलोसिटी का नाम रखा है v2²। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन बनेगी आपकी,
पर वो जो इक्वेशन बनेगी ना बेटा, इसमें v स्क्वायर और v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर आता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सही, पर इक्वेशन तो आ गई ना, तो आप इसमें से एक इक्वेशन ले सकते हो, उसको इस इक्वेशन के साथ यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। ये इसके साथ ले लो या ये इसके साथ ले लो। तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, सबसे इजी जो मेथड है दैट इज आप मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशंस लो, इससे बेटा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है तो इससे इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बेसिकली कह रहा था कि अगर ये जो क्वेश्चन है ना, अब अगर ये ऐसे होता, देखो बेटा, अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, टू बॉडीज ऑफ मासेस 2 kg and 3 kg are moving along the same direction, मैं लिखूंगा are moving along the same direction के बदले यहां पे लिखता हूं बेटा are moving along the opposite direction, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक, विद वेलोसिटीज 10 and 6, वेलोसिटी मैं यही रखूंगा, पर खाली मैंने चेंज क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड इलास्टिकली, फाइंड देयर वेलोसिटीज, बस मैं खाली यही कर रहा हूं। देखो अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गई और यहां कोलिजन हो गया, ठीक है, अब ये यहां पे डायरेक्शन चेंज होगी ना, फिर देखो जब इनका कोलिजन यहां पे ऐसे होगा तो ये बॉडी वापस आएगी, मतलब ये बॉडी जो है ना ऐसे वापस आएगी, हाँ, ये बॉडी ऐसे दूर चली जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। ये समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि अगर दो बॉडीज ऐसे आ रही हैं, ये U1 है U2 है, ऐसे कोलाइड हुआ, कोलिजन अगर इलास्टिक है तो वापस चली जाएंगे ना ये बॉडीज, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो ये मैंने लिखा, इसकी डायरेक्शन उस डायरेक्शन जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, क्योंकि हम वेक्टर इक्वेशंस लिख रहे हैं ना, तो वेक्टर में आपको देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लेंगे आप। तो लेट अस एज्यूम कि ये वाली डायरेक्शन, अगर बॉडी की डायरेक्शन ये है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर अपोजिट है उसको लेंगे नेगेटिव। तो जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यही काम हम करते हैं बेटा, पहले मोमेंटम की इक्वेशन, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम उनको करना पड़ेगा ऐड, पर कौन सा ऐड बेटा, वेक्टर ऐड। अब यहाँ पे इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बेटा ऐड नहीं होगा, वहां पे सबट्रैक्ट होगा फॉर द ऑब्वियस रीजंस। हाँ, तो इसका मोमेंटम बेटा दैट इज 10 into 2 दैट इज 20। अब इसका मोमेंटम 6 into 3 दैट इज 18। अब दोनों मोमेंटास को वेक्टोरियली ऐड करना, तो इस मोमेंटम और इस मोमेंटम के बीच में एंगल 180 डिग्री है ना, तो बीच में आएगा बेटा माइनस। इसे पहले जब सॉल्व किया था तो प्लस आया था, अभी माइनस आएगा, ये अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखो। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल देखो बेटा, इसका मोमेंटम कितना, 2 into V1, पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये वाली टर्म माइनस आएगी, क्योंकि अपोजिट हमने रखा है ना माइनस, so दैट इज 2V1, मैं लिखूंगा -2V1। ठीक है बेटा, इसका मोमेंटम बेटा कितना आएगा, 3V2, तो ये तो इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया, ये खुद डिसाइड करना है। अगर आप ये पॉजिटिव लेंगे तो ये माइनस है, अगर ये पॉजिटिव है तो वो माइनस है, तो आंसर तो सेम आएगा दोनों केसेस में। अब यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव, तो इस हिसाब से ये इसका मोमेंटम आएगा नेगेटिव, इसलिए मैंने लिखा -2V1, उसका आएगा पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा बेटा +3 times V2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो इक्वेशन आएगी 20 - 18 is 2, दैट इज इक्वल टू 3V2 - 2V1, 3V2 - 2V1, ये आपकी बन गई है एक इक्वेशन। ठीक, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखिए, E इज इक्वल टू V2 - V1, ठीक है बेटा, वेक्टर डिवाइड बाई U1 - U2, ये भी वेक्टर। ठीक है, अब यूज करिए, E का वैल्यू बेटा यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि ये सेम है इलास्टिक कोलिजन। V2 हो गया बेटा ये वाला, इसका वैल्यू निकालना, पर V2 की डायरेक्शन ये है ना, तो V2 पॉजिटिव ही आएगा, तो V2 मैं लिखूंगा V2 ही, इसका मैग्नीट्यूड V2 ही रखेंगे हम। बीच में क्या है बेटा, माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, इसको ऐसे ही रखो। फिर है V1 का मैग्नीट्यूड V1 ही है, पर डायरेक्शन है ना अपोजिट, तो हमको लिखना पड़ेगा -V1, ये यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो, समझ आ रहा है। माइनस बीच वाला माइनस ऐसे ही रखना, ये तो फॉर्मूला का माइनस है। अब ये V2 माइनस हो सकता है, ये V1 भी माइनस हो सकता है, इसको देखना पड़ेगा डायरेक्शन कैसी है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे बेटा, U1 ये वाला U1 है, तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये 10 आएगा, so दिस इज 10, बीच में माइनस फॉर्मूला का, और फिर U2 बेटा ये वाली डायरेक्शन, ये वाला मैग्नीट्यूड, ये तो 6 है ना, पर अपोजिट है, तो बेटा -6 आएगा। ठीक है, अब कर लो सॉल्व, दिस इज इक्वल टू दैट इज 1 इज इक्वल टू
V2 माइनस माइनस बन गया प्लस, V2 प्लस V1 डिवाइड क्या बन गया बेटा, माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 6 इज 16, 16 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बनेगा बेटा, 16 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली मेथड से, तो आपका आंसर आएगा V1 और V2 का वैल्यू निकलेगा। समझ आ रहा है? तो बेटा ये बेसिकली आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है इसको यूज करना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले क्लास में जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं कुछ और केसेस दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे जनरली बेसिक केसेस दिखाता हूँ, बेसिक प्रॉब्लम्स आपको दिखाता हूँ, ताकि जो हमने पढ़ा है आपको आइडिया आए कि ये हमको कैसे यूज करना है। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज तो हम बेटा वाइज पे भी करते रहते हैं, तो अलग से मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे इजी हो जाता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे करता हूँ, और जो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बेसिक एग्जाम्पल जो भी रिक्वायर्ड है वो मैं बेटा देता हूँ। ठीक है, इसको देखिए, इस पर एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। अगले क्लास में मैं फिर से कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा और केसेस दिखाऊंगा, तो ये बेटा सारी चीज़ें जो है बेटा क्लियर होंगी और सारी एग्जांपल्स आप कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।